Good morning, students. In this video, we will cover capital market. Capital market में primary market and primary market में various modes of flotation of capital. And apart from that, हम लोग secondary market का थोड़ा सा functions of stock exchange उसमें cover करेंगे. Clear? तो first of all, financial market is basically divided into two parts. टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. क्लियर? कैपिटल मार्केट में हम लोग ने देखा दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट जहाँ न्यू इशू मार्केट और सेकेंडरी मार्केट इज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का ट्रांसफर होता है. मीन्स जो शेयर्स कंपनी पहले इशू कर चुकी है उन शेयर्स का परचेज सेल होता है स्टॉक एक्सचेंज में. मींस एक खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है. मींस कंपनी के शेयर्स एक जो पहले कंपनी अलॉट कर चुकी है वो शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रहे हैं. क्लियर हम लोग का? तो कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. जब कंपनी पहली बार इशू करती है सिक्योरिटीज को तो वो कहाँ होता है, प्राइमरी मार्केट में. और इशू करने के बाद जब इन्वेस्टर परचेज सेल करते हैं उन सिक्योरिटीज को ही जो पहले अलॉट कर चुकी है कंपनी, वो कहाँ होता है, सेकेंडरी मार्केट. एंड सेकेंडरी मार्केट ऑपरेट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. क्लियर? अब हम लोग की बात आती है प्राइमरी मार्केट में. प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं, डायरेक्टली इशूड बाय कंपनी टू इन्वेस्टर. इसमें ब्रोकर बीच में नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज बीच में नहीं है. इसमें कंपनी डायरेक्टली शेयर्स इशू कर रही है. किसको? इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को. क्लियर? इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं. और लेने वाले इंडिविजुअल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, कोई भी जनरल पब्लिक में जो भी इंक्लूडेड है वो इन शेयर्स को ले सकता है. क्लियर? अब हम लोग का आता है इसमें मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन कि मींस शेयर्स इशू करने के क्या क्या तरीके होते हैं. तो सबसे फर्स्ट वन इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, जो सबसे सिंपल तरीका है. इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को शेयर्स इशू करने, तो वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्रोस्पेक्टस तैयार करेगी. प्रोस्पेक्टस को पब्लिक को इशू करेगी. पब्लिक इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के एप्लीकेशन लगाएंगे. बैंक के थ्रू एप्लीकेशन लगती है, आजकल सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया. बैंक के थ्रू एप्लीकेशन लगाएंगे. कंपनी उस एप्लीकेशन के बेसिस पे क्या करेगी, उन शेयर्स का अलॉटमेंट करेगी, उन शेयर्स को इशू करेगी. तो दिस इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड पब्लिक कंपनीज करेंगी. पब्लिक कंपनी ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस कर सकती हैं क्योंकि ओनली पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट फंड्स फ्रॉम पब्लिक. केवल पब्लिक कंपनीज पब्लिक से फंड्स कलेक्ट कर सकती हैं. प्राइवेट कंपनीज आर नॉट हैविंग राइट टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक. और जब हमको पब्लिक से इशू करना है तो पब्लिक से इशू करने के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है. न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. और वो पब्लिक को इशू करेंगे, पब्लिक उसको पढ़ेगी, पढ़ के एप्लीकेशन लगाएंगे और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे कंपनी क्या करेगी, शेयर्स अलॉट करेगी, उनके शेयर्स इशू होंगे. कई बार क्या होता है कि जब ये प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करते हैं तो एक वो पर्सन होता है जिसको बोलते हैं अंडर राइटर. हमको कंपनी का अलॉटमेंट, कंपनी जो है वो शेयर्स का अलॉटमेंट केवल तभी कर सकती है जबकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाए. तो अंडर राइटर अपॉइंट करते हैं इसलिए कि वो गारंटी देता है कि अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स वो ले लेगा या जितने कम पड़ेंगे वो ले लेगा. वॉट एवर बी द एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड अंडर राइटर, उन दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है. तो इस चीज की एश्योरेंस के लिए कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इशू वापस हो जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, अंडर राइटर को भी अपॉइंट करते हैं, जिसके बदले में अंडर राइटर क्या लेता है, एक स्पेसिफाइड रेट से कमीशन लेता है. और जब भी इशू करते हैं तब उनको सेबी की गाइडलाइंस और हम लोग का कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है. सेबी इज फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. क्लियर? और जब भी इशू करेंगे तो हमको एक या दो जैसी भी रिक्वायरमेंट है उससे पहले हमको अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने होंगे. और ये सारी बात मैं किसके लिए कर रही हूँ, पब्लिक कंपनीज के लिए कर रही हूँ, प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं कर रही हूँ. और प्राइवेट कंपनीज पब्लिक कंपनीज भी कब, जब उनको पब्लिक को इशू करना है.
अगर उनको पब्लिक से पैसा नहीं लेना है तो फिर वो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस नहीं करेंगे, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनको पब्लिक से पैसा लेना है तो उनको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा पब्लिक को। पब्लिक उसके बेसिस पे एप्लीकेशन लगाएगी, एप्लीकेशन कंपनी के पास आएंगी, कंपनी उनके बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर देगी और कंपनी के पास शेयर कैपिटल आ जाएगी। क्लियर? तो पहला मोड ऑफ फ्लोटेशन हमारा क्या हुआ? दैट इज थ्रू ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। क्लियर? सेकेंड ये लोग बोलते हैं, सेकेंड वन इज ऑफर फॉर सेल। सेकेंड वन इज ऑफर फॉर सेल। देखो क्या होता है कि कंपनी को, जब किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, जब वो प्रोस्पेक्टस इशू करके फंड्स कलेक्ट करते हैं, तो इस पूरे काम में बहुत मैन पावर भी पूरी चाहिए होती है, प्लस हम लोग को टाइम भी पूरा चाहिए होता है। तो कई बार कंपनीज के पास क्या होता है कि ना तो इतनी मैन पावर होती है और ना ही उनके पास इतना टाइम होता है कि वो उस इशू को मैनेज कर सके। क्लियर? तो वो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज ने कांटेक्ट किया इशूइंग हाउसेस होते हैं या फिर ब्रोकर्स होते हैं। इशूइंग हाउसेस और ब्रोकर्स को कांटेक्ट करते हैं कि भैया आप हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे शेयर इशू करने से लेके, सब्सक्राइब से लेके, अलॉटमेंट से लेके सारा काम आप करके दे दो, जो भी आपकी ब्रोकरेज, जो भी आपका कमीशन बनेगा वो हम लोग पे कर देंगे आपकी सर्विसेज के लिए। तो इस कंडीशन में ये बोलते हैं कि जब कंपनी, व्हेन कंपनी इज अलॉटिंग और एग्रीइंग टू अलॉट शेयर्स टू इशूइंग हाउस और ब्रोकर, विद व्हाट पर्पस? इसलिए नहीं कि हम उनको मेंबर बना रहे हैं, उनको अलॉट कर रहे हैं, उनका मेंबर्स में नाम आ जाएगा। किस पर्पस से, किस ऑब्जेक्टिव से? कि वो लोग क्या करेंगे कि ऑफर करेंगे उन शेयर्स को जो हम आपको दे रहे हैं। किसको ऑफर करेंगे? पब्लिक को ऑफर करेंगे कंपनी के बिहाफ पे। तो वो क्या कहलाता है? ऑफर फॉर सेल। कि जब कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को शेयर इशू ना करके किसके थ्रू कर रही है? इशूइंग हाउसेस या ब्रोकर्स के थ्रू। वो फर्स्ट टाइम ही रहा है, कर कंपनी ही रही है, लेकिन सिर्फ एक बीच में कोई पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन आ गया जो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। When company is not directly involving in managing the issue, instead what they are doing, they are giving shares to issuing house or broker with a purpose. किस पर्पस से? उनको मेंबर नहीं बनाना, हमारे मेंबर्स रजिस्टर में उस इशूइंग हाउस या ब्रोकर का नाम नहीं आएगा। किस पर्पस से? कि वो लोग हमारे शेयर्स जो हैं वो क्या करेंगे? पब्लिक को ऑफर करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है। वो लोग भी क्या करेंगे? जब पब्लिक को इशू करेंगे तो पब्लिक को यहाँ पे जो ऑफर करेंगे, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस करेंगे, वो भी प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। तो जो प्रोस्पेक्टस ये इशूइंग हाउस इशू कर रहा है, किसको इशू कर रहा है? पब्लिक को। तो माना ये जाएगा कि प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी, डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी, क्योंकि केवल वो तो बीच में उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इशू तो कौन कर रहा है? कंपनी। लेकिन ये सिचुएशन कब है? जब कंपनी के पास सफिशिएंट मैन पावर नहीं है, सफिशिएंट उनके पास टाइम नहीं है एम्प्लॉयज के पास। तो इन दैट कंडीशन दे आर गिविंग दोज शेयर्स टू इशूइंग हाउस और ब्रोकर। किसको दे रहे हैं? इशूइंग हाउस या ब्रोकर को दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? इशूइंग हाउस को वो ऑफर करेंगे, किसको? पब्लिक को करेंगे। In this method, shares are not issued directly to public. Instead, company allot or agrees to allot shares to broker or issuing house with an intention. किस intention से? कि they will offer shares to public. और document through which issuing houses are offering to public is deemed as a prospectus issued by company माना जाएगा। Clear? तीसरा तरीका हमारा शेयर्स इशू करने का होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब क्या होता है कि जब हम आईपीओ ला रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, पहले हम लोग प्रोस्पेक्टस तैयार करने में 1 महीना लग गया, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल रिक्वायरमेंट्स, देन फिर हमारा एप्लीकेशन आना, अलॉटमेंट आना, इट टेक अ टाइम, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इन दिस सिचुएशन कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, कंपनी सेल शेयर्स ओनली टू सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड इंडिविजुअल। मैं सबको नहीं दे रही, मैं केवल एक स्पेसिफाइड ग्रुप, इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल्स को दे रही हूँ। तो ये बोलते हैं इससे क्या होगा कि मेरे शेयर्स जल्दी से इशू हो जाएंगे, मेरा इससे कॉस्ट जो आती है पब्लिक इशू में वो बच जाएगी, और एक मेरा काम भी क्विकली हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं पब्लिक को सबको इशू ना,
ऐसा भी हो सकता है कि मैं डायरेक्टली इशू ना कर, सबको इशू ना करके केवल किसको कर रही हूं, केवल स्पेसिफाइड ग्रुप, इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल्स को कर रही हूं। इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और मेरी कॉस्ट भी बचेगी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज राइट इशू। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें राइट इशू। देखो क्या होता है, समझो जरा, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी कौन सी होती है, जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू करती है, जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। अब ऑथराइज्ड कैपिटल मान लो उनकी है 5 करोड़। क्लियर। 5 करोड़ में से 2 करोड़ का शेयर्स उन्होंने शुरू में ही इशू कर दिए। क्लियर। अब बाद में कुछ टाइम बाद उनको 1 करोड़ की जरूरत और है, तो वो लोग क्या करेंगे, 1 करोड़ शेयर्स इशू करने के लिए दोबारा से इशू लाएंगे। तो जब उनको फर्दर इशू करना है, फर्स्ट टाइम किए थे 2 करोड़, उसके बाद जब फर्दर इशू करना है और शेयर्स इशू करने, तो ये बोलते हैं कि आपको वो जो 1 करोड़ के जो शेयर्स हैं, पहले आपको जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, पहले आपको ये शेयर्स उनको ऑफर करने पड़ेंगे कि आप अगर लेना चाहते हो इन प्रपोर्शन ऑफ योर शेयर होल्डिंग, तो आप ले सकते हो। हमने उनको ऑफर दिया। अब नाउ इट्स अप टू देयर डिस्क्रिप्शन वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग दैट ऑफर और नॉट। अगर वो लेना चाहते हैं ले लेंगे, और अगर वो लेना नहीं चाहते देन इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायरेक्टर्स, दे कैन इशू दोज शेयर्स टू एनीवन। किसी को भी इशू कर सकते हैं। लेकिन जब भी कंपनी फर्दर इशू करेगी, पहले शेयर्स किसको ऑफर करने पड़ेंगे, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और क्योंकि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का उन शेयर्स पे राइट है फर्दर इशू के टाइम पे, इसलिए इन शेयर्स को क्या बोला जाता है, राइट इशू बोला जाता है। उनका राइट है। राइट क्या है कि जब भी कंपनी इशू करेगी शेयर्स फर्दर इशू, तो वो शेयर्स पहले किसको पूछा जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कि आपको लेने हैं क्या। अगर वो लेना चाहेंगे तो वो लेंगे, और अगर वो नहीं लेंगे, इन दैट केस डायरेक्टर्स किसी को भी इशू कर सकते हैं। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का पहले राइट है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं राइट शेयर्स। क्लियर हम लोग का यहाँ पे। तो ये हम लोगों का कवर होता है टॉपिक राइट इशू। क्लियर। और लास्ट हम लोगों का इसमें आता है EIPO। EIPO तो EIPO कुछ भी नहीं है। जब इनिशियल पब्लिक ऑफर हम लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रहे हैं, ऑनलाइन काम हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा EIPO कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू आ रहा है, ऑनलाइन सिस्टम से आ रहा है, सारा काम हमको ऑनलाइन करना है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा EIPO कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक IPO कहलाता है। क्लियर। तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, दैट इज कि हम लोग का मोड्स ऑफ फ्लोटेशन। सबसे पहले ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस जनरल है। पब्लिक कंपनीज को जब भी पब्लिक से पैसा लेना है, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी, एप्लीकेशन आएंगी, अलॉटमेंट करेंगे और पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, ऑफर फॉर सेल। कंपनीज के पास टाइम नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो उन्होंने वो सारे शेयर्स जितने वो इशू करना चाहते हैं, वो इशूइंग हाउस या ब्रोकर्स को दे दिए, और ब्रोकर्स कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं कि पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल। क्लियर। थर्ड वन, प्राइवेट प्लेसमेंट में जब सारे पब्लिक को नहीं कर रही, केवल कुछ स्पेसिफाइड ग्रुप, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस को कर रही हूं, तो वो मेरा प्राइवेट प्लेसमेंट है। टाइम और कॉस्ट मेरे को बचाना है। फिर मैंने उसमें राइट इशू कि जब भी मैं फर्दर इशू करूंगी, एक बार तो कर दिया, फर्दर इशू जब भी करूंगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट है कि पहले वो शेयर्स उनसे पूछा जाएगा कि आपको लेने हैं क्या, और अगर वो लेते हैं तो वो ले लेंगे, नहीं लेते हैं तो फिर डायरेक्टर्स किसी को भी इशू कर सकते हैं। क्लियर। और EIPO, जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में IPO ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, EIPO कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट वन हम लोग का 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था कैपिटल मार्केट को। प्राइमरी मार्केट, उसमें फ्लोटेशन के हमने मोड देख लिए। सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट। क्लियर। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज होता है, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनका सेल और परचेज होता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अगर ये सेकेंडरी मार्केट नहीं होता तो प्राइमरी मार्केट में कोई पैसा नहीं लगाता। आज मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, सेकेंडरी मार्केट नहीं है,
तो मैं तो स्टक हो गई, क्योंकि कंपनी तो अपने लाइफ टाइम में पैसा लौटाती ही नहीं है। तो मेरे को अगर वापस पैसे की जरूरत है तो वो पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा? अगर ऐसा होता कि सेकेंडरी मार्केट नहीं होता तो इन दैट सिचुएशन वो स्टक हो जाते और कोई भी पर्सन अपना पैसा कंपनीज में नहीं लगाता। तो स्टॉक एक्सचेंज और वी कैन कॉल सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट ने हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो सेकेंडरी मार्केट वर्क करता है वो वर्क करता है थ्रू दी स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? जो कंपनी पहले ही इशू कर चुकी है, जो मार्केट में आ चुकी है, बहुत लोगों के पास जो शेयर्स हैं। अब उन शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या चल रही है? अदला बदली। आज मेरे को बेचने, आपको खरीदने, तो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में जाके उन शेयर्स का परचेज सेल कर सकते हैं। और ये हमारा सारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो गवर्न होता है सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट, और हम लोग का गवर्न होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी से गवर्न होता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उससे गवर्न होता है, सेबी से गवर्न होता है। क्लियर हम लोग का यहाँ पे? बेसिकली अब हम इस वीडियो में आज हम लोग सारा प्रोसीजर अभी हम लोग आगे देखेंगे। अभी आज हम केवल ये देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट फंक्शन ये बोलते हैं प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं कि मान लो मैंने ये माना कि 2013 में मैंने रिलायंस कंपनी के 5 करोड़ रुपए के मैंने शेयर्स खरीदे। क्लियर? मैंने अपना सारा पैसा उसमें लगा दिया। मेरे को उम्मीद थी कि वो बहुत डेवलप होगा मार्केट और मेरे को अच्छा फायदा होगा। अब क्या हुआ कि मेरे को अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आ गई 2014 में, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इन शेयर्स को कंपनी से मैं अगर लेटर भी लिखूंगी, मेल भी लिखूंगी, कंपनी इज नॉट बाउंड टू रिटर्न दैट अमाउंट। वो केवल कब करते हैं? जब इंसॉल्वेंसी का टाइम आता है, उस टाइम पे होता है, तो वो पैसा वापस नहीं होता। तो मैं कहाँ जा सकती हूँ? सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट क्या प्रोवाइड करता है? उन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी। लिक्विडिटी मीन्स कि कन्वर्ट इनटू कैश, और कन्वर्ट कैसे होंगे? जब वो सेल होंगे। तो मार्केटेबिलिटी मीन्स मैं सेकेंडरी मार्केट में जाके उनको बेच सकती हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेच सकती हूँ और उनको उस मेरी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करा सकती हूँ। क्लियर? तो पहला फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज का क्या हो गया कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमको? प्रोवाइडिंग मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। क्लियर? सेकेंड वन हम लोगों का इसमें आता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये बोलते हैं कि प्राइस ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसके बेसिस पे? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। इट मेक्स कंटिन्यूअस वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड कोट प्राइस फॉर वेरियस सिक्योरिटीज। आप देखना कभी CNBC अगर आप देखोगे, कंटिन्यूअस वो प्राइस क्या होते रहते हैं? ऊपर नीचे होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर? थर्ड वन ये लोग बोलते हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो इसमें क्या होता है कि बहुत सेंसिटिव होता है शेयर मार्केट, तो कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, इसके लिए बहुत ध्यान रखा जाता है। और स्टॉक एक्सचेंज जो है इज गवर्न बाय स्ट्रिंजेंट, बहुत कड़े रूल्स होते हैं एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसकी मेंबर्स हर कोई आदमी नहीं है। आप ये सोचो कि मैं जाके स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर लूं तो वो आप नहीं कर सकते हो। ये सारी जो ट्रेडिंग होती है वो ब्रोकर्स के थ्रू होती है। ब्रोकर्स कौन होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, और मेंबर बनना आसान नहीं होता। वो सारा मैं बताऊंगी अभी आपको जब प्रोसीजर पढ़ेंगे कि मेंबर कैसे बनते हैं। तो जो मेंबर्स हैं वो रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी उठाया, दुकान खोली और शेयर्स खरीदने बेचने का काम करने लग गया। तो ये सारा सेबी से गवर्न होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्न होता है। मेंबरशिप लेना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो इंश्योर करता है सेफ एंड फेयर डील फॉर पब्लिक। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बोलते हैं कि वही वाली बात आ गई कि अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता, कोई कंपनीज में पैसा नहीं लगाता तो कंपनीज को पैसा नहीं मिलता, और पैसा नहीं मिलता पब्लिक के पैसे के बिना, फंड्स के बिना वो क्या नहीं कर सकता है? वो डेवलप हो ही नहीं सकता है कंट्री। तो बोलते हैं कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ री इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट, एक जना बेचेगा, एक जना खरीदेगा, सेविंग्स गेट चैनलाइज्ड इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड दस लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक
ग्रोथ, क्योंकि जब कंपनीज को, फर्म्स को, बिजनेस फर्म्स को पैसा मिलेगा तो वो उसी हिसाब से ग्रो होंगे, उसी हिसाब से अपना बिजनेस एक्सपेंड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने खुद के पैसे से, इंडिविजुअल पैसे से इतने बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं किया जा सकता। तो स्टॉक एक्सचेंज कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है किसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट वन इज स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। कल्ट यहां पे रेफर करता है इक्विटी कल्चर। ये बोलते हैं कि इट गाइड्स द इन्वेस्टर बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लिस्टेड कंपनीज। इट प्लेज अ वाइटल रोल in regulating new issue, better trading practice and taking effective steps in educating public about investment। ये बोलते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करते रहते हैं, कंपनीज के बारे में बताते रहते हैं, और उसी की वजह से एक इक्विटी कल्चर डेवलप हुई है। मींस लोग डायरेक्टली खाली बैंक में जमा ना करा के इक्विटी शेयर्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं, और एक कल्चर डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ trust in secondary market or stock exchange। And last one is providing scope for speculation। ये बोलते हैं कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि स्पेकुलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि अगर स्पेकुलेशन नहीं होगा, मान लो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? प्राइजेस में उतार चढ़ाव होना। कि अगर वो उतार चढ़ाव नहीं होगा, बोलते हैं अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट हर कोई दबा दबा के बैठ गया पैसा, कुछ निकाल ही नहीं रहा, ना सेल कर रहा है ना परचेज कर रहा है, तो एक मार्केट में क्या होगा कि वो एक बिजनेस और ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। तो इट प्रोवाइड अ सफिशिएंट स्कोप फॉर प्रोविजन फॉर लॉ फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज इन कंट्री। ये बोलते हैं हम स्पेकुलेशन की परमिशन देते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड गाइडलाइंस और इन अ कंट्रोल्ड मैनर टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड कंटिन्यूटी इन स्टॉक मार्केट। नहीं तो क्या होगा कि प्राइजेस में चेंज ही नहीं होगा, और प्राइजेस में अगर चेंज नहीं होगा तो ना खरीदने वाला खरीद रहा है ना बेचने वाला बेच रहा है। तो उस लिक्विडिटी और कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए और एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो हम लोग के इनके फंक्शंस क्या क्या होगा? सबसे पहले तो मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, फिर हम लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है ट्रांजेक्शन्स की, फिर हम लोग का प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इक्विटी कल्चर स्प्रेड कर रहा है, लोग इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाते हैं, शेयर्स में सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हैं, एंड एक कंट्रोल्ड मैनर में स्पेकुलेशन को भी बढ़ावा देता है इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी एंड कंटिन्यूटी बनी रहे और एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। क्यों? क्योंकि अगर प्राइसेस में चेंज ही नहीं होगा तो फिर हम लोग का शेयर मार्केट ऑपरेट ही नहीं होगा, ना खरीदने वाला खरीदेगा ना बेचने वाला बेचेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज की वजह से ही एक स्कोप फॉर लिमिटेड कंट्रोल्ड स्पेकुलेशन होता है। क्लियर? तो ये सारे हमारे कंप्लीट होते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।